ये देखिए एक सवाल दे रखा था, ये जैसे ये वृत्त बना रखा था और ये वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। अपने को पता है स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है जो समान होती है। जैसे इसको मान लिया P, ये है Q और ये है R, यानी इसका मतलब PQ बराबर में PR भी होता है। यानी दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समान लंबाई की होंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये स्पर्श रेखा होती है ये वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये चित्र इस प्रकार से बनाएं। सवाल में आपने चित्र खराब बना रखा है ना। एक दूसरा 90 डिग्री, ये जैसे ये वृत्त की स्पर्श रेखा है तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा 90 डिग्री बनाएगी केंद्र पर। ये 90 डिग्री बना रही है केंद्र पर। अब ये तो 90 और 90 180 हो गए। अब ये बता रहा है भाई ऐसे चतुर्भुज है, चार भुजाओं का, ये देखो 1 2 3 और 4, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाएं हो गई। दोबारा से देखो 1 2 3 और ये 4, ये 90 और 90 180 हो गया। आमने सामने कोण योग 180 हो गया। अब ये इधर 120 है और ये पूछ रहा था x, तो 120 प्लस में x बराबर 180, यानी x की वैल्यू से 60 आ जाएगी। इसी प्रकार के दो सवाल हो रहे थे। देखो एक ऐसे चित्र दे रखा हो ये मानो, तो ऐसे चित्र में क्या होता है देखो, ऐसे चित्र में भी ये 90 डिग्री बना ही रहा है ये केंद्र के साथ साथ। और इसमें कई बार क्या है बीच में ये ऐसे जो रेखा खींचते हैं ये केंद्र से O से ये क्या होता है, ये जब लाइन खींचती है ये यहाँ पे कोण को भी समद्विभाजित करती है। भाई ये भी आधा रहेगा और ये भी आधा रहेगा, ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी, ये भी और ये भी आधा आधा रहेगा ये, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजों को भी आधा आधा कर देते, मतलब इसका क्षेत्रफल भी एज ए ये इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के, यानी AOC का क्षेत्रफल BOC के बराबर होगा। एक तीसरा सवाल इसी में ऐसे दे देते हैं कि ऐसे ये बना दिया, ये O 120 दे दिया, तो ये कई बार इसको यूँ मिला देते हैं, इस A को इस B से मिला देते हैं। अब आपको पता है कि देखो ये OB, ये OB और ये OA, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर होंगी, यानी OB बराबर में OA। जैसे देखो ये बराबर कर रखा है AO बराबर में BO, यानी O से O कट गया, यानी कोण A बराबर होगा कोण B के। यानी ये वाला कोण इस त्रिभुज में AOAB में AOB में जो कोण A है और कोण B है वो बराबर होगा। यानी ऊपर वाले को भी x मान लिया, नीचे वाले को भी x मान लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है, यानी 120 प्लस में x प्लस 180, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। इसको भी ध्यान रखें। देखो कई बार अब ये क्या है, एक बार त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज बना रखा है, ये जो त्रिभुज है और ये AD इस पे माध्यिका डाल रखी है और G इसका केंद्रक है। यदि G केंद्रक होता है तो 2:1 में विभाजित करते हैं, यानी AG यदि 2 है तो GD 1 रहेगी और पूरी AD है वो 3 रहेगी। इस चीज़ को देखें, यानी AG तो A से G तक तो 2 है और ये G से D तक 1 है और ये पूरा 3 होगा, यानी जो ये AG अनुपात GD कितना होगा, AG तो 2 और GD 1, ये 2 अनुपात 1 में होगी। या फिर आपसे कोई यूँ पूछ ले कि AG अनुपात में AD कितना होगा, AG अनुपात में AG तो कितना है 2 है, AD कितना है 2 और 1 3। ऐसे भी इसको सोल्व कर। देखो इसी टाइप के एक दो सवाल हो रहे हैं। देखो जो मैंने आपको पहले बता रखा है ये भाई ऐसे हैं जो केंद्रक। देखो केंद्रक क्या होता है, तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदित बिंदुओं को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में, देखो ये 2 हो जाएगा, जैसे AG 2 है ये 1 रहेगा, ऐसे विभाजित होता है। ये देखो जैसे ये है तो ये केंद्र से डाल रहे हैं, यानी BO तो 2 है, OE 1 है। इसी प्रकार ये CO 2 है और OF 1 है। और देखो ये जो 6 त्रिभुज डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो एज ए ये रहेगा यहाँ पे, ये जैसे ये A, ये B, ये C और ये D, ये BE और ये CF,
ये ओ यहाँ पे केंद्रक है और ये जो ए डी बी और सी एफ है ये यहाँ पे माध्यिकाएँ। ये इस त्रिभुज को 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांट रही है। ये देखो ये ऐसे ये 6 बराबर त्रिभुज हो गए। अब अपने को कई बार क्या है ए बी सी की वैल्यू दे देगा। जैसे ए बी सी की वैल्यू 36 दे दी, यानी 6 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 6 दे दी। बस अब अपने से किसी के पूछ ले चाहिए, जैसे बी ओ डी की पूछ लेगा तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे बी ओ सी की, यानी बी ओ सी का मतलब इन 2 की वैल्यू। कई बार जैसे 3 की पूछ लेगा, ए डी सी की वैल्यू, ए डी सी मतलब 3 की वैल्यू, ऐसे निकाल देंगे। इसमें एक तो ये चित्र है। एक इसी प्रकार का एक सवाल और होता है, अभी एक मिनट को देख, जो कि मैंने आपको शायद पहले भी बता रखा है। ये जिस प्रकार का ये सवाल होता है, जो याद रखने के लिए था स्पेशल, उसे याद ही रखना है। देखो ये इस प्रकार से ये याद रखना है। देखो इसमें जैसे देखो मैं नया बना देता हूँ। ये जैसे ये त्रिभुज होता है, देखो जैसे ये, यानी ए बी और सी, यानी ये बी ई और ये सी एफ। जैसे ये 2 ही माध्यिकाएँ रहेंगी इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये 2 माध्यिका रहने के बाद में, और ये जो एफ ये इसको ये से मिला देते हैं, ये मिला दिया। देखो ये मिल गई। ये मिलने के बाद में ये केंद्रक है ओ। तो ये क्या होता है, ये कैसे बढ़ता है। देखो ये बीच वाला तो रहेगा 1, साइड वाले रहेंगे 2 2, ऊपर वाला रहेगा 3, नीचे वाला रहेगा 4। ये याद करने की चीज़ है भाई। बीच वाला 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 4। अब इसमें ये जो जैसे ये 3 है और ये 1 है, तो इसमें जो ये बनेगी ना, ये जो इस वाले की जो यहाँ पे जो ये भुजा बन रही है, ये भी 3 अनुपात में 1 रहेगी। जैसे ये से यहाँ तक तो 3 और ये छोटी वाली 1, यानी ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 4, ये ऊपर वाली 3, ये 1, इस अनुपात में रहेगी। इसमें भी कई बार क्या करते हैं, जैसे ए बी सी का क्षेत्रफल दे देंगे अपने को। ए बी सी का क्षेत्रफल दे दिया 36, मान लो जैसे 36 ही दे दिया, कितना, पहली बीत का, हाँ। जैसे ए बी सी की वैल्यू दे दी अपने, क्या ए बी सी की वैल्यू दे दी अपने 36 दे दी, यानी 36 किसकी वैल्यू है, देखो 1 2 2 3 और 4, यानी 1 2 3 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 4 12 की वैल्यू अपने को 36 दे दी, यानी 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब अपने से कोई से भी त्रिभुज की वैल्यू पूछ लेगा, जैसे बी ओ सी की पूछेगा तो 4 की वैल्यू पूछेगा। 4 के मतलब दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे, 4 की वैल्यू 4 थी, 12 उत्तर आ जाएंगे। किसी की पूछ ले, ई एफ ओ की पूछ ले चाहिए, ए एफ ई की पूछ ले, किसी की पूछ ले, जिसकी पूछेगा उस हिसाब जोड़ देंगे। जैसे मान लो अपने से पूछ ले बी ई एफ की पूछ ले, बी ई एफ की, बी ई एफ की मतलब 2 तो ये और 1 की, यानी 3 की वैल्यू पूछेगा। बस ये चीज़, इसमें कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा। और एक ये अपना अगला सवाल दे रखा था, ये ऐसे व्रत दे रखा था, 1 मिनट, हाँ मीडियन वाला बता ही दिया। एक ये व्रत दे रखा था। अब इसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आपने शायद उत्तर गलत लिख रखा है मेरे हिसाब से। तो यदि नहीं हो तो दोबारा भेज देना। ये क्या है, जैसे व्रत दे रखा था, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ये व्रत था, ये व्रत का केंद्र था और ये ऐसे त्रिभुज बना रखा था। ये 80 डिग्री दे रखा था। तो ये शायद मेरे हिसाब से ये यहाँ पे ये x का मान पूछ रहा था, ये x दे रखा था, ये x दे रखा था। x का मान देखो, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ये 80 है तो ये त्रिभुज बन गया ओ सी बी, एक त्रिभुज बन गया। देखो ये ओ सी और ओ बी, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ सी और ओ बी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, यानी ओ सी बराबर ओ बी, ओ से ओ कट जाएगा, यानी कोण सी बराबर कोण बी, यानी जितना कोण बी है उतना ही कोण सी होगा। बस अब तीनों का योग 180 होना चाहिए, यानी 80 प्लस में 2x बराबर 180, x की वैल्यू 50 आ जाएगी। बात खत्म। मेरे हिसाब से 50 आ रही, उत्तर 60 है। एक बार चेक कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं है, दोबारा से भेज देना। एक सवाल ये था अंतः केंद्र वाला, ये दे रखा था त्रिभुज ए बी सी है, जिसके ये कोण अर्धक हैं। कोण अंतः कोण होता है, ये कुल मिला के ये कोण अर्धक होते हैं। देखो अंतः केंद्र में मैंने पहले भी चीज़ समझाई थी ये वाली, कि जब अंतः केंद्र की बात करेगा, किस चीज़ की, अंतः केंद्र की बात करेगा, अंतः केंद्र में क्या होता है, ये जो कोण होते हैं ये कोण अर्धक होते हैं। देखो ये जो बीड़ है ये भी अर्धक हो गया, यानी ये सी है, कोण अर्धक है ये वाला।
जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है, इसमें जितना ये कोण है उतना ही ये कोण है, ये कोण अर्धक हो गई। अब इसमें जैसे ये कोण अर्धक है तो जैसे अंदर की साइड में बनती है ना ये, तब 90 प्लस में a/2 यानी 90 प्लस में a/2 यानी ये a/2 जो बराबर होता है ये BOC के बराबर होता है। यहाँ से इस सवाल की वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस में 70/2 125। ये आंतरिक रूप से काट रहे हैं, कई बार सवाल में बाह्य रूप से दे देगा तो बाह्य रूप से ये होता है, ये भी कोण अर्धक है। ऐसे कोण अर्धक, जब कोण अर्धक रहेगा तभी अंतः केंद्र कहेगा। यदि कोण अर्धक नहीं है, यदि इस प्रकार से लंब डाल रखा है, देखो ये यहाँ से ये लंब, ये यहाँ से ये लंब, ये यहाँ से ये लंब, यदि लंब डाल रहा है तो लंब केंद्र है ये बीच का जो केंद्र बनेगा ये लंब केंद्र है, और ये अंतः केंद्र कोण मतलब ये अंतः केंद्र है। इसमें क्या होता है, लंब केंद्र में दोनों का योग 180 होता है, दोनों का योग मतलब ये BOC का यानी इस वाले कोण का और इसका BOC प्लस में BAC, BOC यानी ये वाला जो BOC है ये बराबर होगा BAC के, ये 180। ऐसे तीनों बढ़ा देंगे, जैसे कुल मिला के देखो, दोबारा समझा देता हूँ मैं। ऐसे ये लंब केंद्र में ये है, ये जैसे इधर ये लंब डालेगा, ये 90 डिग्री का ये लंब डाला, ठीक है, और ये भी इधर लंब डालेगा और ये भी इधर लंब डालेगा, यानी ABC ये केंद्र लंब केंद्र यहाँ पे बनेगा जो O, ये D, इसको छोड़ो चलो D को, ये लंब केंद्र हो गया कुल मिला के, ये भी लंब है और ये भी लंब है, यानी ये जो BO और C यानी जो कोण ये BOC का मतलब है BOC यानी ये O केंद्र प्लस में जो इसके सामने बनेगा यानी ये यानी BAC, कोण BAC की वैल्यू दोनों का योग 180 होता है बस। दूसरी चीज़ भाई, जैसे ये COA और CBA का योग 180 होगा, इसी प्रकार से BOA प्लस BCA का योग 180 होगा, जैसे तीनों दे रखा है। ये देखो लंब केंद्र में ये होता है। अंतः केंद्र का मैंने बता दिया, अंदर की तरफ यदि अंतः केंद्र हो रहे हों तो BOC बराबर 90 प्लस a/2, यदि बाह्य हो तो 90 माइनस a/2, जैसे कि ये इधर बाह्य हो रहे थे तो ये 90 माइनस a/2, 90 माइनस इसका a/2 जो होगा ये BOC के बराबर होगा। बस इस प्रकार से सवाल निकाल लें कई बार। जैसे एक सवाल और दे रखा था मेरे हिसाब से, ये आप देख लेना, एक सवाल ऐसे दे रखा था अंतः केंद्र का, इन्हीं सवालों में दे रखा था कि ABC दे रखा था, ABC दे रखा था 60 डिग्री और AC भी दे रखा था 50 डिग्री। क्या ABC तो दे रखा था यानी B, यानी इसमें क्या होता है, जैसे ABC है, जैसे ये कोण लिखा हुआ रहता है ना, AB और C लिखा हुआ है कोण 60 डिग्री, तो इसका मतलब है कि B वाला कोण है, जो B कोण है वो 60 डिग्री है, यानी ये B है जो 60 डिग्री, यानी टोटल ये 60 डिग्री है। और ACB यानी बीच वाला C है, मतलब ACB यानी ये C है जो 50 है। ये कह रहा था कि कोण अर्धक है, कोण अर्धक है, कोण अर्धक का मतलब यानी अंतः केंद्र है, कुल मिला के अंतः केंद्र कह रहा था सवाल में, देख लेना एक बार। अंतः केंद्र का मतलब होता है भाई, अंतः केंद्र का मतलब हो गया कि ये कोण अर्धक है, मतलब ये आधे आधे हैं, ये जितना ये इतना, ये यानी ये 60 है तो आधा आधा 30 हो जाएगा, नीचे वाला 30 और ये इधर 50 है तो ये 25, यानी ये 30 और ये 25 और ये त्रिभुज कितना कौन सा बन जाएगा BIC, ये कोण पूछ रहा था BIC का माप पूछ रहे थे, BIC त्रिभुज के तीनों कोण 180 में से दोनों जोड़ के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 20 50 और 55, यानी 180 में से 55 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 125 आ जाएंगे, बस 125 इसका आंसर था, बस ये चीज़ इसमें और कुछ भी नहीं है। एक मिनट को एक देखो इस चीज़ को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल में काम आएगा। देखो ये परिकेंद्र के लिए होता है भाई, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी ये चाप है, ये चाप है, ये चाप किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित, यानी ये केंद्र है, इस केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। ये परिधि है, ये परिधि पर लंब डाल रखा है, इसका दुगुना होगा, मतलब ये थीटा है तो 2 थीटा होगा, इस चीज़ को याद रखें। और तो पहले से पढ़ा रखा है ये चीज़ तो चलो एक मिनट। एक सवाल दे रखा था ये, जो कि आपने लिख रखा था गलत। हाँ ये दे रखा था कि ये 11 नंबर का सवाल है शायद ये। एक तो इसके ऊपर एक सवाल दे रखा है कि किसी बहुभुज के बाह्य तथा आंतरिक कोणों का योग 150 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो।
किसी बहुभुज के बाह्य और आंतरिक कोणों के। कुल मिला के इस सवाल को या तो एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से इस सवाल में कुछ ना कुछ गलत लिख रखा है आपने। या तो प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेगा या फिर सारे सारे आंतरिक कोणों की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, इस सवाल को दोबारा भेजना मेरे हिसाब से। इसके नीचे एक सवाल दे रखा था, दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा था। दो बहुभुजों की इसने भुजाओं का अनुपात दे रखा था, यानी भुजाओं को मान लिया 5:6 दे रखा था, यानी 5x और 6x मान लिया, ये 5x और 6x मान लिया। अब ये कह रहा था कि उनके आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा है 24:25। देखो अपन को पता है कि आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं। आंतरिक कोण निकालते हैं n-2 गुणा 180 से आंतरिक कोण। ये सारे आंतरिक कोणों का मान आएगा, सारे जितने भी आंतरिक कोण उनका मान आएगा। यदि एक आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है तो टोटल में भुजाओं का भाग दे देंगे। भाई ये सारी भुजाओं के लिए आंतरिक कोण है, एक भुजा के लिए यानी n का भाग दे देंगे। ठीक है, एक तो ये होता है। और बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण 360 में n का भाग दे देंगे, ये बाह्य कोण निकालेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, जो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। ये पिछले एक वीडियो डाला है उसमें पढ़ाया था मेरे हिसाब से, एक बार देख लेना इस चीज़ को दोबारा से। अब कहने का मतलब ये है कि देखो, एक तो ये था भाई, उनका आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा था 24:25 दे रखा है बराबर में। अब आंतरिक कोणों का टोटल तो देखो क्या होगा, टोटल तो ये होगा 5x माइनस में 2 यानी n माइनस में 2 180 और n माइनस में 2 180 अनुपात दे रखा था। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सवाल गलत है। आपने गलत ये लिख रखा है कि इसमें आपने लिख रखा था कि उन दोनों उनके आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि उनके प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात है। सारे आंतरिक कोणों का अनुपात नहीं है, प्रत्येक आंतरिक कोणों का। प्रत्येक का मतलब ये तो सारों का आंतरिक कोण है, प्रत्येक का मतलब है कि जो ये पूरे कोणों में उसकी भुजाओं का भाग देंगे। जैसे 24/25 तो अनुपात दे ही दिया, यानी 5x के लिए क्या आएगी, जैसे भुजा की संख्या 5x है तो 5x माइनस में 2 180, और उसके लिए प्रत्येक आंतरिक कोण कितना जाएगा, भुजाओं का भाग और दे देंगे, यानी 5x का भाग और दे दिया। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, 6x माइनस में 2 गुणा में 180 यानी 6x, और 6x चला जाएगा ऊपर। ये जैसे ही 6x ऊपर गया 180 से 180 कट गया। अब ये x से x कट गया, ये 6 चौका 24, ये देखो ये x से x कट गया, ये 6 चौका 24 55 25, यानी यहाँ से गुणा करेंगे, ये सोल्व करेंगे तो x बराबर में 2 आ जाएगा बस। अब ये x बराबर में 2 आया तो कुछ भी रख लेंगे, बड़ी भुजा पूछेगा तो 12, छोटी पूछेगा तो 10। इसमें कुल मिला के बात ये थी कि भाई आंतरिक कोणों का अनुपात, आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, आंतरिक कोण ऐसे निकालते हैं n-2 गुणा 180। ये सारे आंतरिक कोण निकलेंगे, एक निकालना होता है n से भाग दे देंगे, भुजाओं से भाग दे देंगे। देखो आंतरिक कोणों का अनुपात दे रखा था 24:25, 24:25 दे रखा था। पहली भुजा 5x थी, यानी पहली भुजा के लिए आंतरिक कोण कितना आएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण 5x माइनस में 2 गुणा 180 बटा में उसी भुजा का भाग दे देंगे 5x, और बटा में 25 वाली के लिए यानी 6x माइनस में 2 180 6x, ये सोल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा सोल्व। एक सवाल आपने ये दे रखा था जो कि बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को समझो आप। ये कह रहा है कि हाँ, एक चीज़ ये थी भाई, किसी भी जो बहुभुज होता है उसके आंतरिक कोणों का जो आंतरिक कोण का मान है 105 कभी भी नहीं हो सकता। ये याद रखने वाली चीज़ है कि बहुभुज के जो आंतरिक कोण होता है, जो एक आंतरिक कोण होता है उसका मान 105 कभी भी नहीं होगा। एक सवाल ये था, इसको तो आप निकाल लो कि भाई एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 160 है, तो बहुभुज में कितनी संख्याएं होंगी, यानी कि बहुभुज में कितनी, यानी मान लिया n भुजाएं हैं, यानी आंतरिक कोण का मान n-2 गुणा 180, ये तो पूरा आंतरिक कोण आ गया। और एक आंतरिक कोण निकालने के लिए, ये टोटल का आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण निकालने के लिए n का भाग दे देंगे, और एक आंतरिक कोण की वैल्यू दे रखी 160। बस सोल्व हो जाएगा। यहाँ से 1 से 1 कट गया, 2 से काटेंगे 9, ये 8, यानी 9n माइनस में 18 बराबर में 8n, यानी n की वैल्यू यहाँ से 18 आ जाएगी। बात ख़त्म, ये आप सोल्व कर लेना। शायद n की वैल्यू 18 ही आएगी, और चेक कर, मेरा समझाने का तरीका था, मैंने समझा दिया। देखो एक चीज़ ये दे रखी थी, एक सवाल था ये एक व्रत है,
ये दे रखा है एक वृत्त है और एक देखो एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त है। ये कह रहा है जो वृत्त है, वृत्त में एक जीवा बना रखी है और जीवा की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस चीज़ को छोड़ो आप भाई, ये जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं कुल मिला के बात यह है कि जो वृत्त है ये वृत्त की जीवा है, एक जीवा है जो जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। उस चीज़ को छोड़ो भाई, किसकी लंबाई किसके बराबर। देखो समझने की बात क्या है, जैसे मान लो ये जीवा है, ठीक है, इस जीवा के बाद में समझो ये कि इस जीवा के बाद में जो बड़ा वाला जो वृत्तखंड बना, ये बड़ा जो वृत्तखंड है ये तो दीर्घ वृत्तखंड है। कौन सा? बड़ा यानी दीर्घ, हिंदी पढ़ी रहे हो। और जैसे ये छोटा है, ये है लघु वृत्तखंड। इस चीज़ को ध्यान रखो, ये बड़ा वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब जैसे अब लघु वृत्तखंड है तो जो लघु वृत्तखंड की जो चाप रहेगी, देखो ये चाप है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये, ठीक है, ये तो होगी लघु चाप भाई। लघु वृत्तखंड के लिए जो चाप होगी वो लघु चाप रहेगी और ये जो बड़ा वाला वृत्तखंड है उसके लिए रहेगी दीर्घ चाप। लघु चाप और दीर्घ चाप मेरे हिसाब समझ में आ गया, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है अपन को कि अब देखो, अब सवाल सब अच्छा शुरू होता है यहाँ से। ये जैसे ये वृत्त बना दिया, ठीक है, ये एक चाप बना दिया, देखो ये चाप बना दिया, ठीक है। और ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। और ये यहाँ से इसको मिला दिया और ये यहाँ से इसको मिला दिया, ये समझ लेना। अब ये कह रहा है जो अपन ने जो जीवा बनाई थी, जो ये जीवा बनाई, ये देखो ये क्या बनाई है जीवा, ये जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर, मतलब ये R है। अपने बताए O से और यहाँ तक ये भी R है और ये भी R है। अब ये तीनों R है, मतलब ये जो O, A और B, ये जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, ये समबाहु त्रिभुज बना। और अपने को पता है समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 60 60 60 होते हैं। जैसे ये भी 60, ठीक है, ये भी 60 और ये भी 60। भाई तीनों की भुजाएं समान होगी ना, ये R ये R ये R, तो तीनों का कोण 60 60 60। इस चीज़ को याद रखेंगे भाई, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो 60 60 60 होते हैं, क्योंकि समबाहु है, समान समान भुजाएं तो कोण भी समान होंगे, यानी 60 60 60। और ये देखो जो वृत्त की जो जीवा बनाई थी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये R है, तो ये भी R और ये भी R, ये त्रिज्याएं मिला दी, मतलब इसका मान आ गया 60। अब ये कह रहा है, ये एक सवाल तो कह रहा था क्या, एक सवाल तो कह रहा था कि इस जीवा द्वारा वृत्त की दीर्घ परिधि पर या फिर परिधि पर, यानी कि दीर्घ चाप पर बनाया गया कोण क्या होगा। देखो ये दीर्घ चाप पर इसने जीवा ने बना दिया कोण, ये यहाँ से और ये यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो पूछ रहा है ये वाला कोण, क्या ये कोण, तो ये कोण कैसे निकालेंगे। अब थोड़ी देर पहले एक पर में पढ़ी थी कि किसी चाप द्वारा, ये चाप है, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना है। मतलब कि ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। जैसे 2 थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू 60, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से ये कितना आ गया 30 डिग्री। दोबारा समझ लो कि किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण के, ये देखो ये यहाँ से ये वृत्त की परिधि पर बन रहा है, वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यानी ये 2 थीटा है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, 2 थीटा की वैल्यू 60 यानी 30 आ जाएगी यहाँ से। ये चीज़ तो दीर्घ वृत्त की। अब ये कहते हैं इसी जीवा द्वारा वृत्त की लघु चाप पर बनाया गया कोण क्या होगा, यानी ये जीवा यूँ बनाएगी कोण, ये देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। देखो दूसरा चित्र बना लेते हैं इसी हिसाब से, ये बना
ये यहाँ पे ये वृत्त की ये जीवा है, ये लघु चाप बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर दीर्घ चाप बनाई रखी थी पहले, और ये इधर वृत्त का केंद्र बना रखा है। ये 60 डिग्री था तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो गया। अब देखो ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएगा। कैसे? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये देखो ये चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। ये चक्रीय चतुर्भुज। अब इस चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या है कि इसको चारों जो बिंदु हैं, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, इसकी परिधि को टच करनी चाहिए। ये परिधि को टच भी कर रहे हैं। अब देखो ये 30 डिग्री आ गया। अब ये 30 आ गया तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इसमें आमने सामने का कोणों का योग इसमें 180 होता है। भाई ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा? ये ऑटोमेटिकली 150 आ जाएगा। भाई इन दोनों का कोण, जो आमने सामने का कोण है, वो 180 होना चाहिए। ये 30 है तो ये 150 आ जाएगा। बात खत्म। इन दोनों का कोण भी 180 होना चाहिए। इनसे कोई मतलब है नहीं। देखो जैसे ये है वृत्त है, ये वृत्त है तो ये देखो ये है, ये चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो वृत्त की परिधि को टच कर रही हैं, ये कर रही है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कोण 180 होगा। इसका और इसका 180 होगा। इसको याद रखें। देखो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है भाई। ऐसे ऐसे ये वृत्त की जीवा है, ये वृत्त की जीवा त्रिज्या के बराबर, ये आर, ये आर, यार यानी 60 60 60 वृत्त की केंद्र पर बनाए गए परिधि कोण पर बनाए गए दुगुना होता है। तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। बस अब ये इधर लघु चाप पर ये बना दिया, इसी जीवा द्वारा ये बन गया। अब ये कैसे निकालेंगे? ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो ये 30 है तो ये 150 आ जाएगा। बात खत्म। ये बात इसमें। अब एक छोटे मोटे 2 सवाल इसमें, देखो जो माध्य वाले सवाल हैं ये एक एक करके भेजो। इसमें क्या है, बड़ी लिस्ट में समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा चेक कर लेंगे भाई इसको। ये समझ में कम ही आ रहा है मेरे को सवाल है जो, है ना। इसमें जो और भी कोई सवाल हो जो नहीं समझ में आ रहे हो तो वो उनको एक एक करके भेजो। इसमें बड़े में क्या है, एक क्वेश्चन को चेक करके भेजो कि क्वेश्चन सही भेज रहे हो क्या, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 2 सवाल और थे जो माध्य वाले थे। देखो 1 मिनट, हाँ एक सवाल थे, 11वां सवाल था ये, जिसमें आंकड़ों का बहुलक दे रखा था। 64 60 48 x 43 48 और 34 का बहुलक दे रखा है। इसका बहुलक 43 है। 43 का मतलब ये है कि भाई सबसे ज़्यादा बार 43 आया हुआ है, तो 43 मान लेंगे इसको। x की वैल्यू 43 आ जाएगी, x की वैल्यू 43 आ जाएगी तो x + 3 पूछ रहा है, 6 46 आ जाएगी यहाँ से। और एक सवाल ये दे रखा था, ये 1 मिनट, छठा सवाल है, 1 मिनट। छठा सवाल में x और f की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से बंटन का माध्य दे रखा था, यानी ऐसे सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है शायद, वो उसकी वैल्यू को 7.5 के बराबर कर देंगे। यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो माध्य वाले सवाल यदि नहीं समझ में आ रहे हो तो एक एक करके भेजें उन्हें, पता चले भाई किस सवाल को समझाना है। इसमें सही मतलब सही ढंग से दिख नहीं रहा है। इसमें एक 5वां सवाल, उस चीज़ को 5वें सवाल को समझो। एक 5वां सवाल है इसमें, ये कह रहा है 7 प्रेक्षणों का माध्य, जो माध्य होता है एज ए औसत होता है, एज ए औसत होता है। जो माध्य है वो एज ए औसत है, औसत होता है भाई, जितनी संख्याएं होती हैं उनका मान और उस संख्या को भाग दे देंगे, उसी प्रकार से है। इसमें कहते हैं 7 प्रेक्षणों का माध्य 81 है। देखो इसमें क्या है, 7 प्रेक्षणों का माध्य 81 है। 7 का 81 है मतलब 7 की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, यानी 7 और 8 7 56 567। अब ये कह रहा है इनमें से एक प्रेक्षण को हटा दिया गया। देखो ये कह रहा है 7 प्रेक्षण है, 7 प्रेक्षण का माध्य 81 है। तो माध्य 81 है मतलब कि सभी की वैल्यू जरूरी नहीं है 81 81 81 है, लेकिन ये है कि 7 वो की वैल्यू को टोटल मिलाएंगे ना तो सबके 81 81 81 बटे में आ जाए। किसी की वैल्यू 90 होगी, किसी की वैल्यू 73 होगी, किसी की क्या किसी क्या, लेकिन कुल मिला के उनका जब माध्य निकालेंगे तो उनका वैल्यू 81 आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल मान आ जाएगा 7 गुणा 81, यानी टोटल है 567। यानी कि जैसे 567 में 7 का भाग देंगे तो वापस 81 आ ही जाएगा। कुल मिला के इनका टोटल मान आ गया 500। अब इसमें से ये 7 प्रेक्षणों की टोटल वैल्यू है, इसमें से ये कह रहा है कि 78 को हटा दिया गया, यानी अब 567 में से 78 हटा दिया गया तो माध्य कितना होगा।
तो माध्य कितना, देखो इसमें से घटाएंगे, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 और 8 17, ये 15 बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 और 7 15, 489 आ गया। अब बचा 489। अब नया माध्य निकालेंगे, मतलब टोटल में किसका भाग देंगे, नया माध्य। भाई 78 को तो उठा ही दिया, पहले 567 था, 567 में 78 का उठा दिया, 78 का उठाते ये बचा। अब ये माध्य निकालने के लिए इसमें टोटल कितनी संख्या है, पहले 7 थी लेकिन अब एक 78 को उठा दिया, मतलब 6 ही बच गई, यानी 6 का भाग दे देंगे इसमें। 6 का भाग देने पर जो भी माध्य आएगा वो माध्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक सवाल और है, हाँ ये एक सवाल और था, ये शायद 11वां नंबर का सवाल है। ये यूँ कह रहा है कि 20 मदों का माध्य दे रखा, सुनिए समांतर माध्य, एज ए समांतर माध्य, माध्य की बात है, यानी 20 मदों का माध्य कितना दे रखा है, 20 मदों का माध्य, देखो 20 मदों का माध्य दे रखा है 55, सॉरी 45, कितना 45 दे रखा है। कुल मिला के बात है कि जो 20 पद हैं, 20 पद है जो टोटल सारे कितने 45 45 45 45 ऐसे 45 45 हैं। कुल मिला के भाई कोई 34 भी है, कोई 48 भी है, कोई क्या है, कोई क्या है, उनको जोड़ने पर कुल मिला के सारों का मान ऐसे 45 45 आ रहा है। यानी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 20 गुणा में 45, यानी 45 गुना 900 आ गई टोटल वैल्यू। अब उसने क्या किया है, ये कह रहा है उसमें एक मद था, कोई एक जो मान लो कोई सा भी पद था, एक पद था, उसमें क्या हुआ, उसमें था, उसमें 35 की जगह 55 लिख दिया गया, यानी था तो कितना हो 35, लेकिन लिख दिया कितना गया 55, यानी 35 था 55 लिख दिया गया, कितना ज़्यादा लिखा गया, यानी 20 ज़्यादा लिखा दिया गया। तो जो सही माध्य क्या होगा, ये यूँ कह रहा है सही माध्य क्या होगा, यानी 35 की जगह 55 लिख दिया, यानी 20 ज़्यादा लिख दिया। तो सही माध्य करने के लिए 20 ज़्यादा लिख दिया तो 20 को कम करेंगे, यानी 900 में से 20 को कम किया, कितना आ जाएगा 900 में से 800, यह आ जाएगा 880, एक मिनट, यह आ जाएगा ये आ जाएगा 880। अभी 880 में भाग दे लेंगे टोटल का 20 का, तो नया माध्य आ जाएगा, टोटल में संख्याओं का भाग देंगे, यानी ये कटा, यानी 44 आ जाएगा नया माध्य। बस एक इस हिसाब से कर सकते हैं कि भाई 20 पद का इसने माध्य दे रखा था कितना 45। अब ये कह रहा है उसने 35 की जगह 55 लिख दिया, कितना ज़्यादा लिखा 20 ज़्यादा लिखा, तो इस 20 में ही 20 का भाग दे लेंगे, 20 पद हैं, यानी यही तो ज़्यादा लिखा गया है, इसी का माध्य निकाल लेंगे, इसका माध्य यूँ निकाल लेंगे, 20 का भाग देंगे, 20 पद है, 20 ज़्यादा लिखा गया, 20 का पद यानी एक ज़्यादा लिखा गया, कुल मिला के एक समांतर माध्य ज़्यादा गया, यानी घटा देंगे एक, यानी कितना आ जाएगा 44। लेकिन इस हिसाब से ना करें आप इस हिसाब से कर लें बेसिक से ही, भाई 20 का माध्य 45 है, 20 का माध्य 45 का मतलब 900 में 20, यानी 35 की जगह 55 लिख दिया, यानी 20 ज़्यादा लिख दिया, 20 कम कर लेंगे 800 जैसे, ठीक है। और कोई नहीं समझ में आया तो सवाल भेजना, ठीक है भाई।